Assalamualaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Maths Made Easy by शाहिद सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यूज फ्रेम किए गए हैं फ्रॉम द चैप्टर्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले 5 मिनट में हम समराइज करेंगे कि आपने इन दो चैप्टर्स में पढ़ा क्या है। ओनली 5 मिनट्स। अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, आपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जनरल फॉर्म। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and the second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। और आपने ये भी पढ़ा होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 these are what real numbers। क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड अलजेब्रिकली भी। अगर हम ग्राफिकली बात करेंगे तो 3 केसेस आप देख सकते हो। पहला केस आपने ये देखा कि चूंकि आपको मालूम है कि एवरी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली एक लाइन को। तो पहले केस में आपने देखा कि इन दो इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ्स होंगे वो या तो इंटरसेक्ट करते होंगे एट ए सिंगल पॉइंट, ये पहली कंडीशन है। या ऐसा केस आपको मिल सकता है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये रिप्रेजेंट करती होंगी दो पैरेलल लाइंस को, ये दूसरा केस है। तीसरा केस आपने देखा होगा कि आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये ऐसी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती होंगी जिसमें दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइडिंग लाइन्स होगी। आप यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे मैं नाम रखूंगा लाइन्स का L1 और L2। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली 1 है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यही इन दोनों का सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो आपको मालूम है, यानी वो वैल्यू वेरिएबल्स के बदले जिसकी वजह से ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएं। इसी तरह से यहाँ पे अगर ये लाइन L1 ही L2 यहाँ पे पैरेलल लाइन्स हैं यानी इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं है। पहले केस में यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है नो सोल्यूशन को। एंड तीसरा केस जब आपकी दोनों लाइन्स कोइंसाइड होती होंगी यानी इनका हर एक पॉइंट कॉमन पॉइंट है, यानी इनका हर एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, यानी यहाँ पे इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, इन्फिनिटली many solutions। तो ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को, हमारे 3 केसेस जो है वो एग्जिस्ट होते हैं। पहले केस में ये दो लाइन्स जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स होंगी ये तो या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होंगी, या नंबर सेकंड केस ये पैरेलल लाइन्स होंगी, या नंबर थर्ड केस ये कोइंसाइड करती होंगी। पहले केस में इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरे केस में इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और तीसरे केस में इनके इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। और एक बात, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, चाहे यूनिक एक सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस, तब हम इनको कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम इनको हम कहेंगे यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस पे भी आ सकता है क्वेश्चन। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो पहले केस में जब आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी यानी एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसको हम बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इंडिपेंडेंट। और तीसरा केस यानी कंसिस्टेंट के जो दो केसेस है, पहला केस जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इक्वेशंस। जब इनफिनिटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम नाम देते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये पॉइंट्स आपको याद रख लें। अगर हम अलजेब्रिकली बात करेंगे, अलजेब्रिकली अगर हम बात करेंगे तो अलजेब्रिकली में क्या होता है, क्योंकि हम फोकस करते हैं ऑन द कोएफिशिएंट, जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है, y के साथ कोएफिशिएंट होता है, और कांस्टेंट टर्म जो है उन पे हमारा फोकस रहता है।
हम इन कोएफिशिएंट्स का रेशो निकालते हैं और उसी बेस पे हम अलजेब्रिकली डिसाइड करते हैं क्या कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन होगा या और कोई केस। तो यहां पे देखो, पहला केस, अगर a1/a2 इन दो का रेशो बराबर होगा b1/b2, ये बराबर होगा c1/c2, है ना, तीनों रेशोस बराबर हैं, तब हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को होंगे इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस। यानी तीसरा केस, जब मैंने बोला था लाइन्स क्या होंगी, कोइंसाइडिंग लाइन्स। दूसरा केस, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2, इस केस में हम क्या कहते हैं, दैट देयर इज नो सॉल्यूशन। यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते होंगे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो पैरेलल लाइन्स को। और तीसरा केस, जब a1/a2 बराबर होगा बराबर नहीं होगा b1/b2, इन दो का रेशो बराबर नहीं होगा, तब हम कहते हैं इस केस में देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला केस इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे इक्वेशन जो होंगी वो होगी कंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में भी कंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो यहाँ पे इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशंस यानी ये है डिपेंडेंट, और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन ये है इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये आपको याद रखना है। इसी बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊंगा इसके अलावा, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, यानी ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, c1 यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पास होगी थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन के थ्रू पास होगी। यानी इन शॉर्ट सपोज इस तरह की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx में जब कांस्टेंट मिसिंग होगा, वेरिएबल्स y और x आपके पास है लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो ऐसे केसेस में जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो पास होगी थ्रू ऑरिजिन। जैसे y इज इक्वल टू 3x, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2/4x, कुछ भी। तो इन सभी केसेस में ये जो इनका ग्राफ होगा वो पास होगा थ्रू द सेंटर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस तरह की इक्वेशंस जैसे y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू a इन जनरल, कोई भी इक्वेशन, यानी जहां पे लीनियर इक्वेशन आपके पास है जहां पे एक वेरिएबल मिसिंग होगा, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द जनरल फॉर्म एज 0x प्लस 1y माइनस a इज इक्वल टू 0। यही से मिलेगा वीडियो आपका y इज इक्वल टू a। सो इट इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और जब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि y का कुछ वैल्यू है, यानी आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, इसके साथ मल्टीपल में 0 है, तो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, y का वैल्यू फिर भी a ही रहेगा। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमेशा जो इसकी इक्वेशन होगी दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू a, इसका जो ग्राफ होगा वो होगा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगी किसको, x एक्सिस को। अच्छा, अगर इस सूरत में आपके पास इक्वेशन होगी सपोज x इज इक्वल टू a, अब यहाँ पे y मिसिंग है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल बी पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। ये रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल टू a, अगर मैं a पॉजिटिव वैल्यू ले लूं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इन केस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे, वहां पे पढ़ा है आपने जनरल फॉर्म जो होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ा है कि जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। यहाँ पे जो एमसीक्यूज बन जाते हैं वो बन जाते हैं अक्सर ऑन द बेस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d, जो कि आपको मालूम है बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने बुक पे 3 केस पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको 6-7 केस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा हेल्पफुल पॉइंट्स होंगे। पहले आपने पढ़ा है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तब जो रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। पहला केस आपने पढ़ा है
दूसरा केस आपने पढ़ा है, अगर डी जो है वो बराबर होगा 0 के बराबर, तब रूट जो होते हैं वो रियल होते हैं एंड एट द सेम टाइम दे आर इक्वल। ये भी आपने पढ़ा होगा। और पॉइंट नंबर थर्ड आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जब डी यानी बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब क्या होते हैं, और रूट जो होते हैं वो रियल नहीं होते बल्कि इमेजिनरी होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ये 3 केसेस आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा आप और 2-3 पॉइंट्स याद रख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा एंड परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर तो आपको मालूम है, जैसे 4, 16 है, वैसे वैसे नंबर्स। तब क्या होगा, तब जो रूट्स होंगे वो होंगे रैशनल। अहम पॉइंट, रूट्स आर रैशनल एट दैट टाइम। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा और वहां से परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो हम कहेंगे उस टाइम की जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तब हम क्या कहेंगे, जो रूट्स होंगे वो होंगे इरेशनल। इसी तरह से सिक्स्थ पॉइंट आप याद रख सकते हो, अगर a प्लस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब एक रूट होगा 1, 1 इज 1 रूट में, इसके 2 रूट्स होंगे, एक क्या होगा 1, और जो दूसरा होगा उसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं एज c/a। बहुत ही आसान। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट अगर a माइनस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा, तब एक रूट -1 होगा और जो दूसरा रूट होगा वो बराबर होगा -c/a। सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे या किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखोगे, आप विद ईज उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, तो यहाँ पे देखना है यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशंस है। तो ऑब्वियसली हम रेशो निकालेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे a1 है 6 और यहाँ पे क्या है a2 कितना है -6, तो 6/-6 कितना आएगा रेशो, ऑब्वियसली -1। इस तरह से यहाँ पे b1 है -10 और b2 है 10, तो इनका भी रेशो कितना आएगा -1। इस तरह से C19, इसको आप यहाँ ट्रांसपोज भी कर सकते हो या ऐसे भी रखो, कोई बात नहीं। C1 है आपका 7 और वहां से कितना है 9, या -7 -9, यानी ओवरऑल आपका आ गया 7/9। ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2, है ना। यहाँ पे c1/c2 7/9 आ गया, इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, यानी सी पार्ट आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स। अब ग्राफिकली बताना है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, क्या ऐसी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी जो कि कोइंसाइड करती होंगी। नंबर थर्ड, या लाइन्स पैरेलल होंगी, आपको बताना है। तो फिर से हम रेशो देखेंगे, a1 यहाँ पे है 7 और a2 है 28, तो 7/28 का रेशो आप देख सकते हो 1/4 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे b1 है -1 और b2 है -4, इन दोनों का रेशो माइनस माइनस कैंसिल 1/4 आ गया, बराबर है। इस तरह से c1 5 और यहाँ से 11, तो 5/11 आप देख सकते हो, तो इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। इसका मतलब फिर से वही, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। जब सोल्यूशन ही नहीं होगा, इसका मतलब द लाइन्स विल बी पैरेलल लाइन्स। तो बी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if a pair of linear equations is consistent then the lines will be। देखो consistent मैंने बोला कि 2 इक्वेशंस consistent तभी होती है जब उनका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या होंगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो कहां पे तो जब हम ग्राफिकली देखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब होती हैं, जब कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 4,
द पेयर ऑफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। अभी मैंने बोला इक्वेशन जो इस तरह की होती है y इज इक्वल टू a यानी कुछ वैल्यू y का, इनका ग्राफ जो होता है वो कैसे होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होती है किसको, x एक्सिस को। अब पहले केस में y का वैल्यू 0, इसका मतलब इसका ग्राफ लाइक करता होगा खुद ही किस पे, x एक्सिस पे, यानी x एक्सिस पे इसका वैल्यू होगा। और दूसरी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -7 चूंकि नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लेकिन अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो ये इनके दो लाइन्स होंगे। तो हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, ऑब्वियसली दीज आर टू पैरेलल लाइन्स, है ना। एक ये जो पहली इक्वेशन है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो पास हुई किसमें, एक्स एक्सिस में से, और y इज इक्वल टू -7, इसका ग्राफ यहाँ होगा, यानी जो नेगेटिव एक्सिस है वहां इसका ग्राफ होगा, और अगेन इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इन दोनों का जो ग्राफ है दीज आर टू पैरेलल लाइन्स, और जब लाइन्स पैरेलल होती है इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल, यानी फोर्थ वाले का आंसर आएगा डी पार्ट। फिफ्थ वन इज हियर, इफ द लाइन इज गिवन बाय आर पैरेलल। अब ये गिवन है कि ये जो दो लाइन्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, these are parallel, ग्राफिकली ये पैरेलल लाइन्स रिप्रेजेंट करती हैं, देन वैल्यू ऑफ k is। अब आपको मालूम है कि पैरेलल लाइन्स कब होती हैं, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन इसका वैल्यू बराबर नहीं होता है c1/c2। तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, इज इक्वल टू b1 कितना है, b1 है 2k, और b2 कितना है 5। इन दोनों को इक्वेट कर लो तो आएगा 2 2 और 4, 4k इज इक्वल टू 5 3 और 15। तो यहाँ पे k का वैल्यू आ गया 15/4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, the value of c for which the pair of equations will have infinitely many solutions। तो infinitely many solutions कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2, ये बराबर होता है c1/c2 के बराबर, है ना। तो हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज, तो आसानी से ये आंसर मिल जाएगा। अब a1 कितना है c डिवाइडेड बाई a2 कितना है, यहाँ पे 6 है, c/6 इज इक्वल टू b1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई b2 कितना है -2। इसका मतलब c/6 इज इक्वल टू 1/2, यानी c इज इक्वल टू 6/2, कैंसिलेशन कर लो 3। इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी इसका सही आंसर है वो है ए पार्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। सेवंथ वन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस √6 प्लस √ऑफ दिस, इसका वैल्यू किसके बराबर। चलो हम एक काम करेंगे, हम बोलेंगे चलो जो ये वैल्यू है लेट, ये जो पूरा है या मैं यहाँ पे लिखूंगा √6 प्लस √6 प्लस √6। चलो हम मानते हैं इसका जो वैल्यू है वो बराबर है x या y के बराबर रखो, आपकी मर्जी है जो भी आप रखोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, अब देखो यहाँ पे, सो विच इम्प्लाइज √6 यहाँ पे आ गया, पहला वैल्यू मैंने लिखा, प्लस इसके बदले √6 प्लस √6 प्लस √6, इसके बदले मैंने ऑलरेडी पुट किया किसके बराबर, y के बराबर, तो इसके बदले में y लिख सकता हूँ इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर मुझे इसको हटाना होगा तो मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन में दोनों साइड से मैं स्क्वायरिंग करूंगा, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ से बचा 6 प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर, यानी विच एम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप आराम से इसको मिडिल टर्म स्टूपिड से सॉल्व कर सकते हो। आपको ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा कितना -6 और जिनका सम होगा -1। आप देखो 2 -3, 2 और -3 अगर आप देखोगे 2 into -3 is -6 and 2 - 3 is -1, तो हम इसको आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आएगा y स्क्वायर माइनस प्लस 2y -3y -6 इज इक्वल टू 0। इन दो में पहले में कॉमन क्या है, y हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचा y प्लस 2, और फिर इसमें देखो -3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y प्लस 2 कॉमन है, y प्लस 2 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा -2,
और यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 3, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रूट में वैल्यू है, ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है 3, यानी सी पार्ट इसका सही आंसर होगा। सिंपली क्या करना है, पुट करना है y के बराबर x के बराबर, जो आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने पहला वैल्यू वैसे लिखा, जो बाकी वैल्यू था उसके बदले y पुट किया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वहां से आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। यहाँ पे दो वैल्यूज आए, एक आया नेगेटिव, दूसरा वाला आया पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे रूट में वैल्यू है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इमेजनरी नंबर आएगा। तो इसलिए मैंने माइनस वाले वैल्यू को नेग्लेक्ट किया, तो वहां से बचा पॉजिटिव वैल्यू, यानी 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x। पहले ही मैंने बोला था कि जब आपके पास इस तरह की इक्वेशंस होती हैं जहां पे कांस्टेंट मिसिंग होता है, यानी ax प्लस by इज इक्वल टू 0, तो वहीं से आप देखो by इज इक्वल टू माइनस ax, है ना, या y इज इक्वल टू माइनस ax बाई b, या इन शॉर्ट में लिखूंगा y इज इक्वल टू mx। जब इस तरह की आपके पास इक्वेशंस होती हैं तो उनका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो पास होती है थ्रू द ऑरिजिन। इसका मतलब डी पार्ट इसका सही आंसर होगा। नाइन्थ वन इज इक्वेशन हैज, ये जो इक्वेशन है क्या इसका एक रियल रूट होगा, दो रियल रूट्स होंगे, तीन रियल रूट्स होंगे। तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। x प्लस वन का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आ गया माइनस 1/2। ऑब्वियसली माइनस 1/2 जो है ये रियल रूट है, लेकिन एक ही वैल्यू यहाँ पे आ गया, हमारे पास दो रूट्स नहीं आए, इसका मतलब इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट होगा। तो ए पार्ट इसका सही आंसर। नेक्स्ट वन पेयर ऑफ वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। पहले ही मैंने बोला था डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है, जहां पे a1/a2 बराबर होता है b1/b2, ए बराबर होता है c1/c2। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनमें से एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी इक्वेशन कौन होगी, तो आपको देखना है कहां पे रेशो बराबर आएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर हम पहले केस की बात करेंगे, पहले केस में आप देखो -5/10, दूसरा आएगा 7/14, और यहाँ से आएगा -2/4। क्या इनका रेशो बराबर है, यहाँ पे देखो ये आएगा -1/2, यहाँ पे ये पहले ही गलत है 1/2, -1/2 और 1/2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पे 1/2, लेकिन ये फिर से नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये भी आंसर नहीं आएगा। तीसरे केस में देखो -5/-10 यानी 1/2 आ गया, 7/14 1/2 आ गया, ठीक है, -2 + 4 यहाँ पे फिर से नेगेटिव, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ऑब्वियसली लास्ट वाला आंसर होगा। आप इसको चेक कर सकते हो, चेक कर लो, -5/10, इसका मतलब -1/2 पहले का रेशो आ गया। इस तरह से b1/b2 यानी 7/-14, ये भी आ गया -1/2। तीसरा वैल्यू देखो -2, यहाँ पे क्योंकि इज इक्वल टू 0 है, और इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये आएगा +4 ऑब्वियसली, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -2/+4 ये भी आ गया -1/2। तो यहाँ पे रेशो आता है बराबर, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। क्योंकि यहाँ पे गिवन है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस है, तो a1/e2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 मस्ट बी इक्वल टू c1/c2, तो डी पार्ट इसका सही आंसर। 11th वन, if x square into a square plus b square plus 2x into ac plus bd plus c square plus d square equals 0 has no real roots। देखो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपने पढ़ा है, रियल रूट्स कब होते हैं, रियल रूट्स कब नहीं होते, जब d लेस देन 0 के बराबर होगा। तीसरा केस जो मैंने वहां पे दिखाया था, है ना। तो यहाँ पे गिवन है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है, देन इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम ये अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे ax², a के बदले क्या है a² प्लस b², bx के बदले है 2 इंटू ac प्लस bd, c के बदले है c² प्लस d²। इसका मतलब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपको मालूम है, d must be less than 0, यानी b² - 4ac is less than 0। अब b²
बी हमारा है 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, यानी इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के बदले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के बदले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इट मस्ट बी लेस देन 0 टू फुलफिल दिस कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का अपना स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया, मस्ट बी लेस देन, ये हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन थे इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे ट्रांसपोज किया इसको तो इसलिए पॉजिटिव बन गया। तो 4 एज इट इज, अब इनको मल्टीपल किया, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इज ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इस तरह से बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपको वैल्यू आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी 4a स्क्वायर, यहाँ पे भी 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से बी स्क्वायर डी स्क्वायर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से क्या बचा, यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं 8ac में 4, और यहाँ से भी हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी ये 4 कैंसिल और यहाँ से बचा 2, तो 2 टाइम्स ac विल बी लेस देन a स्क्वायर डी स्क्वायर से बचा और बचा b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फिर से सॉल्व करते हैं, तो 2 टाइम्स ac इसके बदले हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ac क्यों, ad माइनस bc का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर डी स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2acbd, यानी ये एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा 2 टाइम्स acbd। तो यहाँ पे देखो आप वैल्यू 2 टाइम्स acbd यहाँ पे भी है और राइट साइड में भी 2 टाइम्स acbd, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ad माइनस बी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे ग्रेटर देन किसी 0 के बराबर। अब यहाँ से हमें कौन से रिजल्ट डिड्यूस होंगे, पहली बात AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब AD और BC बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर AD और BC बराबर होते तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं आता, इसका मतलब AD और BC बराबर हो ही नहीं सकते। नंबर सेकंड पॉइंट, क्योंकि इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, स्क्वायर है ना, चाहे यहाँ पे AD बड़ा होगा BC से या AD छोटा होगा BC से, स्क्वायर की सूरत में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे AD लेस देन हो सकता है BC से और यहाँ पे AD बड़ा भी हो सकता है BC से, इसका मतलब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो आंसर आएगा इस केस में, ऑप्शंस आप देख सकते हो, इसका मतलब AD बराबर नहीं होगा BC के बराबर, AD कैन बी लेस देन BC एंड AD कैन बी ग्रेटर देन BC, इसका मतलब ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा था, वरना ये टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें, तो ज्यादा मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the one root of the equation be the reciprocal of the other then the value of p is। अब आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, अब एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अगर एक रूट है अल्फा दूसरा होगा 1/अल्फा, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p का वैल्यू कितना होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। चलो मैंने मान लिया कि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अब आपको रिलेशन मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, शाबाश, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c/a। यहाँ पे c कितना है, p माइनस 4 डिवाइड बाई a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 4। अब अल्फा और अल्फा क्या होंगे, कैंसिल होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को जब हम उस मल्टीपल करते हैं उसके रेसिप्रोकल से तो रिजल्ट 1 ही आता है। तो यहाँ पे देखो p माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी p इज इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी 8 आपका आंसर आएगा, यानी ए पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट वन, द पॉलिनोमियल इक्वेशन इज, अब ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, यानी आपको इसकी डिग्री चेक करनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x प्लस 8। राइट साइड की बात करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगा।
आप देखो लेफ्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे एक्स आ गया, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितना है एक्सपोनेंट 1, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन। तो हमेशा ये इसके बेस पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने देखा एक्स है बाहर से और फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक होगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि असल में क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल का वो 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।